हेलो फ्रेंड, पोल्ट्री फार्मिंग की सिलसिले में ये एक और प्रेजेंटेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुर्गी पालन में सिरके का इस्तेमाल। सिरका एक बहुत आम चीज़ है जो पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होती है और लोग करते हैं। इसके कुछ हम पहलुओं पे नज़र करेंगे कि जो कमर्शियल एसिडिफायर्स हैं उनकी अपनी जगह है हालांकि, लेकिन उनके साथ में सिरके को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक नेचुरल एसिडिफायर है। एसिडिफायर इन पोल्ट्री, इसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन। एसिडिफायर है क्या? एसिडिफायर इज अ केमिकल ऑर्गेनिक एसिड विच लोअर डाउन द पीएच ऑफ वाटर और फीड। एसिडिफायर एक केमिकल होता है जो वाटर की या पानी की पीएच को डाउन करता है। ये समझने के लिए कि एसिडिफायर का क्या रोल है, हमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ चीज़ों को समझना होगा कि समझे बिना हम एसिडिफायर का महत्व नहीं समझ सकते हैं। जैसे पीएच क्या होती है, या फिर एसिड, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, एसिटिक एसिड, अदर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड कमर्शियल एसिडिफायर्स। ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमने जिस सोर्स का इस्तेमाल किया है वो है एसिडिफायर्स इन एनिमल न्यूट्रिशन, अ गाइड फॉर फीड प्रिजर्वेशन एंड एसिडिफिकेशन टू प्रमोट एनिमल परफॉर्मेंस। क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर इधर उधर बिखरी पड़ी है एसिडिफायर के रिगार्डिंग, तो हमने इस बुक को साइट किया है और कुछ रिसर्च पेपर्स को। तो आइए पहले जानते हैं टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स यूज़ होती हैं। पीएच आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते रहते होंगे कि पानी का पीएच इतना है और एसिड का पीएच इतना होता है, या कुछ डालने के बाद पीएच कम हो गया, इंटेस्टाइन का पीएच, स्टमक का पीएच। तो पीएच क्या है अपने आप में कि ये एक पैरामीटर है टू डिनोट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन दिस सॉल्यूशन विच टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। जैसे पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ इंटेस्टाइन और पीएच ऑफ ब्लड। आप जैसे दुकान पर जाते हैं और आप दुकान वाले से कपड़ा मांगते हैं तो कहते हैं कि 1 मीटर कपड़ा दे दो, है ना, या 2 मीटर कपड़ा दे दो। लेकिन उससे ये नहीं कहते हैं कि 1 लीटर कपड़ा दे दो या 1 किलो कपड़ा दे दो, क्योंकि कपड़ा को नापने का एक स्केल है, एक पैरामीटर है। तो हम उस स्केल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। या दूध मांगेंगे तो लीटर में ही मांगेंगे, या कुछ दाल वगैरह ख़रीदने जाएंगे तो किलो में लेंगे। इसी तरीके से एसिडिटी को पीएच में नापते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड वो केमिकल होता है जिसकी पीएच बहुत कम होती है, 7 से कम होती है, और वो सॉल्यूशन की पीएच को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या कमर्शियल एसिडिफायर्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं। एक हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन होती है। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है पीएच को कैलकुलेट करने का, क्योंकि जो भी पीएच कहीं पे भी पीएच मीटर किसी उस पे काम करता है, किसी प्रिंसिपल पे काम करता है, या आपको पीएच को कम करने के लिए मतलब कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो उसका बेसिक्स होता है हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। पीएच मीटर क्या होता है? ये हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन के काम को आसान कर देता है। मतलब आप डाल के देखेंगे और पीएच आपको पता चल जाएगी कि इतनी है, तो आपका काम इसमें हो जाएगा। एसिटिक एसिड, देखिए एसिटिक एसिड यहाँ पर एक ऑर्गेनिक एसिड ही है जो कि विनेगर या सिरका, जिसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, सिरके का एक अहम पार्ट है एसिटिक एसिड। मेन यूज़ ऑफ एसिडिफायर जो हैं वो काफ़ी सालों से, मतलब इवन हज़ारों सालों से यूज़ होते आए हैं। फीड की हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए, इंटेस्टाइनल पैथोजन को कम करने के लिए, जो आंतों में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस या और माइक्रोब्स होते हैं उन्हें कम करने के लिए। एंड सम हैव न्यूट्रिशनल बेनिफिट, और इनके कुछ पोषक बेनिफिट्स भी होते हैं जो पोषण के थ्रू ये प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। हेयर वी डिस्कस एसिडिफायर इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। हम यहाँ पर एसिडिफायर जो कि एक नेचुरल विनेगर है उसे ही डिस्कस करेंगे, जो कि गन्ने के रस से बनता है। इसके क्या बेनिफिशियल रोल हैं पोल्ट्री न्यूट्रिशन में, और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। रोल ऑफ नेचुरल विनेगर एज एन एंटीऑक्सीडेंट। विनेगर सिर्फ एसिडिफायर नहीं है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है इम्यून बूस्टर या वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। हाउ टू कैलकुलेट डोज ऑफ एसिडिफायर फॉर वाटर के लिए डोज को कैसे कैलकुलेट करें? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम उसे ठीक मात्रा में देंगे ही नहीं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा देंगे तब भी उस नुकसान है, और अगर कम देंगे तो फिर वो कोई फ़ायदा ही नहीं करेगा, देना नहीं देना बराबर है। तो डोज़ को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
रोल ऑफ पीएच मीटर इन पोल्ट्री फार्म, पीएच मीटर को भी यूज़ किस तरीके से करना चाहिए और एक पीएच मीटर फार्म में होना चाहिए। हाउ टू मेक गुड एसिडिफायर एट होम, चीप एंड बेस्ट फार्मूला, किस तरीके से एक अच्छा एसिडिफायर हम या सिरका घर में ही बना सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। मेन यूज़ ऑफ एसिडिफायर्स, सबसे पहला इसका जो यूज़ है या बेनिफिट है वो हेल्थ एंड परफॉर्मेंस प्रमोटिंग इफेक्ट्स। पैथोजन जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं उनको कम करता है, फीड डाइजेशन को बढ़ाता है, फीड का एब्जॉर्प्शन और जो गट की माइक्रोफ्लोरा है उसके स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है। हायर फीड कन्वर्जन होता है, एफसीआर अच्छा होता है, डेली गेन्स बढ़ते हैं और लूज ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम होती है ना उसे कम कर सकता है ये, अगर इसे प्रॉपरली एक्यूरेटली इस्तेमाल किया जाए। डोज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट इज सीन व्हेन गिवन एट द टाइम ऑफ फीड ट्रांजिशन इन अर्लियर लाइफ। देखिए जब चूज़ा आता है आपके फार्म में तो उस टाइम उसकी जो स्टमक होती है उसकी इंटेस्टाइन इतने अच्छे से काम नहीं कर रही होती है। अगर और इंटेस्टाइन के अंदर क्या है कि एसिड बन रहा है उस फीड को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोवेंट्रिकुलस में, क्रॉप में, तो अगर हम उसकी पीएच को कम कर देते हैं तो उसका डाइजेशन बढ़ जाता है चूज़े का। तो अर्ली लाइफ में आप एसिडिफायर इस्तेमाल करें, वो बैक्टीरिया को कम करने के साथ साथ डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा और उसे न्यूट्रिएंट एक वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट, जब फीड का ट्रांजिशन होता है ना, जैसे आप प्री स्टार्टर से स्टार्टर पे जाते हैं या स्टार्टर से फिनिशर पर जाते हैं या फिनिशर से विड्रॉल डाइट पर जाते हैं, तो क्या होता है कि एकदम फीड चेंज होने से या एनर्जी चेंज होने से या उसके कंटेंट चेंज होने से थोड़ा सा इंटेस्टाइन के ऊपर लोड पड़ता है, तो वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं ना उन पे इफेक्ट पड़ने लगता है। तो इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट करता है और उनको बना के रखता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिफायर्स, इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इन द रिडक्शन ऑफ पीएच, ये पीएच को रिड्यूस करता है। जब पीएच रिड्यूस होती है तो वो जो एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स होते हैं उनको मार देती है, खराब माइक्रोब्स हैं जो बीमारी फैलाते हैं। देयर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी वेरी कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन देयर डिसोसिएशन स्टेटस, उनकी एंटी माइक्रोबियल जो प्रॉपर्टी होती है एसिडिफायर्स की वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ये डिसोसिएट कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। होता क्या है कि एसिड एक केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एक हाइड्रोजन आयन है और एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो एनायन और कैटायन मिलके एसिड बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पार करके उसके अंदर चला जाता है और जब वहाँ पर जाता है तो ये डिसोसिएट होता है क्योंकि वहाँ पर एल्कलाइन पीएच रहती है। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एल्कलाइन पीएच रहती है। जब वहाँ पे जाता है तो डिसोसिएट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन अलग निकल जाता है और बाकी का ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होता है वो अलग रह जाता है। तो उससे उसकी पीएच कम होती है और जैसे ही पीएच कम होती है एंजाइम एक्टिविटी और उन सब चीज़ों को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से एसिडिफायर काम करता है। देखिए अगर ऐसा नहीं है कि हमने पीएच डाली और सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, कुछ जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो कम पीएच पे नहीं मरते हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट अंदर का एसिडिक रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको जब पीएच देनी है तो जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, इकोलाई है, साल्मोनेला है, ये 5 से कम पीएच पर सर्वाइव कर ही नहीं पाते हैं। दिस रिडक्शन इन पीएच अल्टर द सेल मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने बताया कि सेल मेटाबॉलिज्म को कम अल्टर कर देता है, उसे अफेक्ट करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो उससे इंट्राल्यूमिनल माइक्रोब, इंट्राल्यूमिनल मतलब जो इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, स्पेशली पैथोजेंस। गुड बैक्टीरिया को ये हार्म नहीं करता है। सभी बताया था ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू 4.75 है और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है पानी में। नेचुरल विनेगर, सिरके की कुछ अहम पॉइंट्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले विनेगर का यूज़ 10,000 साल पहले हुआ था और इवन जो ममीज़ को दफनाते थे इजिप्ट में या मिस्र में, वहाँ पर भी उनके साथ सिरका रखा जाता था। हेयर वी डिस्कस विनेगर मेड ऑफ शुगर केन, हम यहाँ पर शुगर केन से जो विनेगर बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुक्रोज़ के अलावा जो मिठास जिस वजह से होती है इसके अंदर एस्पार्टिक एसिड, एलेनिन, सिट्रिक एसिड, विटामिन्स जैसे विटामिन ए, B1, B2, B3, सी, नियासिन, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक और आयरन ये अच्छी मात्रा में मिलता है
गन्ने के जूस के अंदर। और जब ये इसमें रहता है तो ये विनेगर में भी ये वाले न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि आप गन्ने के रस को पोल्ट्री के पानी में मिला के उन्हें पिला सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है और ज़्यादा महंगा नहीं पड़ रहा है तो। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी इंडिकेट हुआ है कि विनेगर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम करती हैं। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, मतलब जो शुगर यूटिलाइज करने की बॉडी की कैपेसिटी होती है, उसे भी इम्प्रूव करता है। हम यहाँ पर उस सिरके की बात करेंगे जो कि गन्ने के रस से बनता है। इसमें 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। सिर्फ एसिटिक एसिड नहीं होता, ये भी ऑर्गेनिक एसिड्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड पाए जाते हैं। विनेगर काम कैसे करता है? विनेगर की जो पीएच होती है वो 3 से 4 तक वेरी करती है और ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर परसेंटेज डिफरेंट एसिड्स का क्या है। जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है जिससे नेक्रोटिक एंट्राइटिस होती है, इकोलाई, साल्मोनेला, वो 5 से कम पीएच पर ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन एसिडोफाइल जैसे एसिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, वो 5 से कम उस पर इनहिबिट नहीं होते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल वर्किंग कैपेसिटी है विनेगर की, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, वो काम करती है। जब हम विनेगर देते हैं या सिरका देते हैं तो एक बैरियर की तरह काम करता है। जो हमारी इलियम है, लोअर इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ से जो बैक्टीरिया पीछे की तरफ आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पर उन बैक्टीरिया को नहीं आने देता, एक बैरियर की तरह काम करता है। और ऑर्गेनिक एसिड जो विनेगर में होते हैं वो मेनली एसिटिक एसिड होता है जो सेल मेम्ब्रेन्स को पास कर जाता है और बैक्टीरिया के लिए लीथल होता है, उसे मार देता है, तो सेल डेथ कॉज करता है। तो 4 मेन कंपोनेंट ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड वर आइडेंटिफाइड इन विनेगर जो कि गन्ने के रस से बना है। इकोलाई के ऊपर ये देखा गया है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, फूडबॉर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिन्हें कंपेयर किया गया, ये रिपोर्ट है कि एसिटिक एसिड वॉज मोस्ट लीथल एसिड टू इकोलाई। एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा घातक रहा इकोलाई के लिए, उसके बाद लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड। ये रिसर्च्ड है। अब एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के साथ साथ इसकी कुछ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ भी हैं जैसा कि बताया था। फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ विनेगर अगर आप देखें तो इसमें एसिटिक एसिड, गैलिक एसिड, कैटेचिन, ईपीकेटेचिन, क्लोरोजेनिक एसिड, कैफिक एसिड एंड पी क्यूमरिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड होते हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। जिस वजह से इसके कुछ बायोएक्टिव केमिकल्स भी इसके अंदर मिलते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में काम करते हैं, जैसे कि मेलेनोइडिन्स भी इसमें पाए जाते हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रहती है। और आपको ये जान के आपको हैरानी होगी कि शुगर केन की एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को पेटेंट करा लिया गया है। ये पेटेंटेड है, मतलब 10 साल पहले, लगभग 6-7 साल पहले इसे पेटेंट मिल भी चुका है। तो हमारे यहाँ गन्ने का रस ऐसे ही पिया जाता है, अमेरिका ने और इन कंट्रीज़ ने इसे पेटेंट भी करा लिया है। तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा केमिकल एडवांटेजेस हैं, इतना अच्छा है ये, इसे पेटेंट करा लिया गया है, इसका पेटेंट नंबर भी है। तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो सोच सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है कि शुगर केन का जूस जो है वो पेटेंट हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ विनेगर प्रोडक्शन, यहाँ पर 2 स्टेप हैं सिरका बनाने के। सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद एसिड फर्मेंटेशन होता है। जितने भी फ्रूट जूस होते हैं, देखिए ऐसा है कि अगर आप गन्ने का जूस मिला रहे हैं तो उसमें पुदीना भी कुछ अगर मिला सकते हैं तो मिला दीजिए, या आपके पास मान लो टमाटर सस्ते मिल रहे हैं तो टमाटर का जूस भी मिलाया जा सकता है, चुकंदर है, तो जो भी कुछ मीठा हो सकता है, या कीनू, माल्टा, संतरा, ऐसी चीज़ें कुछ भी जो आपको मिलती हैं उन्हें आप यूज़ करके उनका मिक्सचर भी बना सकते हैं सिरका बनाने के लिए। सिर्फ गन्ने का रस ही नहीं है, तो जो भी फल वगैरह का रस मिले आपको उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सेब हैं अगर आपको सस्ते मिल रहे हैं तो उन्हें भी कुछ सेबों को भी डाल सकते हैं। फ्रूट जूस को हम फिल्टर करते हैं और ईस्ट जो आती है ना, खमीर जिसे कहते हैं, मार्केट में मिल जाता है आसानी से, उसके अंदर ईस्ट को डाला जाता है, उससे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। देन रिजल्टेंट अल्कोहल, जो अल्कोहल बनता है उसे फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है एसिटिक एसिड में बाय
एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से। अब स्टेप बाय स्टेप इसे समझेंगे कि किस तरीके से बनाना है। हमें सबसे पहले फ्रेश जूस लेना है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी मिला सकते हैं उस जूस में, जैसा कि मैंने बताया आपको, टमाटो, गार्लिक। शुगर केन का मेन जूस है, और शुगर केन में आप टमाटो, गार्लिक, मतलब लहसुन, सेब, पुदीना, ऑरेंज, कुछ भी मिला सकते हैं, कोई भी जूस और भी मिला सकते हैं किसी भी मात्रा में। उस जूस को फिर फ़िल्टर कर देते हैं ताकि उसके अंदर से सारी गंदगी, जो एक्सट्रेनियस मटेरियल है, वो रिमूव हो जाए। इसको फिर एक मिट्टी के घड़े में हम कलेक्ट करते हैं और उसे ऊपर से कवर कर देते हैं। कवर ऐसे कपड़े से करें जिससे ज़्यादा हवा आर पार ना जा पाए, और एक दिन के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं। चौथा स्टेप ये है कि उसमें एक दिन बाद आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से खमीर डाला जाता है, ईस्ट जिसे कहते हैं, ईस्ट को डाला जाता है। लेकिन ईस्ट को डालने से पहले हम आधे घंटे के लिए उसे नॉर्मल पानी में रख लेते हैं ताकि वो रीएक्टिवेट हो जाए। फिर उसे हिलाते हैं। हिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का या बांस की स्पून का ही इस्तेमाल इसमें किया जाए इसे हिलाने के लिए। 2 या 3 दिन के लिए इसे रखें, और ऊपर से आप इसके ऊपर कोई कपड़ा बांध दें ताकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज ना हो, क्योंकि इसे हमें ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में, एयरलेस एनवायरनमेंट में ही फर्मेंट करना है। और ये याद रखें कि सुराही का इस्तेमाल करें। सुराही जो होती है, जिसका माउथ छोटा होता है, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कम से कम हवा जाएगी, और उसके ऊपर भी आप कपड़ा बांध दें ताकि हवा का मूवमेंट ना हो। तो 2-3 दिन बाद आपको क्या मिलेगा कि एक भूरे रंग का एक लिक्विड आपको प्राप्त होगा। उसके बाद जो जिसमें आपने इसे रखा है, उसके जार को, उस सुराही के माउथ को क्लीन करें और एयर टाइट करके उसे एक ढक्कन रख दें उसके ऊपर। वो ढक्कन भी मिट्टी का ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसे फर्मेंट होने दें 2 या 3 दिन के लिए। अब 5 दिन बाद आप उसे चेक कीजिए हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर आपको आसानी से किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा, और उसमें चेक कीजिए कि ब्रिक्स उसका ज़ीरो है या नहीं। अगर ब्रिक्स ज़ीरो है, उसके अंदर ब्रिक्स एक पैरामीटर होता है जो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाता है। तो ब्रिक्स अगर ज़ीरो है तो एसिड फर्मेंटेशन उसमें स्टार्ट हो सकता है। अब उस लिक्विड को 4-5 दिन बाद जो हमने बनाया है, एक बड़े घड़े में, बड़े मुंह वाले घड़े में ट्रांसफ़र करते हैं, और नीचे जो उसके सेडिमेंट बैठ गए हैं, ईस्ट सेडिमेंट जो खमीर हमने यूज़ किया था, उन्हें ना हिलाएं और वो उसी में पड़े रहने दें। मतलब उससे हमें नए घड़े में नहीं लेके आना है ईस्ट सेडिमेंट को, और नए घड़े को पूरी तरह ना भरें और उसमें थोड़ी सी जगह रहने दें, क्योंकि उसमें गैस बनेगी। मिक्स 4 पार्ट ऑफ द लिक्विड विद 1 पार्ट ऑफ गुड अनपास्चराइज्ड विनेगर। अगर हम 4 पार्ट, मान लीजिए अगर हम 4 लीटर विनेगर डालते हैं जो नया हम बना रहे हैं, तो एक उसमें मदर लिकर भी डालना पड़ेगा। मतलब पिछली बार का बना हुआ कुछ सिरका हमें उसमें मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि उस वाले बैक्टीरिया उसमें जल्दी आ जाएंगे और फर्मेंटेशन जल्दी से स्टार्ट होगा। ये हमें 1 से 2 हफ्ते के लिए करके रखना है। ये वाली जो प्रोसेस होगी 1 से 2 हफ्ते के लिए होगी। कीप मिक्सिंग विद वुडन स्टिक। सिर्फ लकड़ी से ही उसे हिलाना है, मेटल यूज़ नहीं करना है, और टेस्ट करना है जब तक उसमें 4 से 6% एसिडिटी ना हो जाए। कीप असाइड सम मदर लिक्विड फॉर द नेक्स्ट बैच। अब आप क्या करें कि जो मदर लिक्विड आपका बना है, जो सिरका बन गया है, उसमें से थोड़ा सा आप अगले बैच के लिए, क्योंकि दोबारा आप जब सिरका बनाएंगे उसके लिए रख दें, और रिमेनिंग सॉल्यूशन को आप 20 मिनट के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर लें। इससे क्या होगा, पास्चराइज हो जाएगा और फिर ये फर्दर ख़राब नहीं होगा। डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने जैसे बताया था, हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन के थ्रू होता है ये। इट डिपेंड्स अपॉन पीएच ऑफ वाटर एंड पीएच ऑफ एसिडिफायर वी आर यूजिंग। कई बार क्या होता है, फार्मर ये पूछते हैं कि हम कितना एसिडिफायर या कितना विनेगर मिलाएं। इसका कोई एक जवाब नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके पानी की पीएच कितनी है। मान लो किसी के यहाँ पीएच 7 से ज़्यादा है और उसके विनेगर की पीएच भी ऊपर है, 4 है, मान लो 3 की जगह 4 है, तो उसे ज़्यादा एसिड मिलाना पड़ेगा। और किसी के यहाँ पीएच कम है तो उसे कम एसिड मिलाना पड़ेगा। तो ये आप खुद अपने यहाँ चेक करना पड़ेगा, आपको पीएच मीटर आपको यूज़ करना पड़ेगा, और ये जो कैलकुलेशन मैं आप यहाँ पर बताऊँगा, इस कैलकुलेशन के थ्रू अपनी डोज निकालनी होगी। देखिए, विनेगर अच्छा काम करता है, सिरका अच्छा काम करता है, लेकिन तभी अच्छा काम करेगा जब आपको उसकी डोज पता होगी कि मुझे अपने पानी में उसे मिलाना कितना है।
इसके लिए मैं हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमें पता है कि pK वैल्यू एसिटिक एसिड की 4.8 है और मोलैरिटी कितनी है 5% एसिटिक एसिड। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी जब आगे कैलकुलेशन होंगी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन के थ्रू एक चार्ट बनाया गया है, जिसमें मैंने पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। ये हाइड्रोजन आयन होता है और इसकी कंसंट्रेशन माइक्रोमोल पर लीटर में नापी जाती है। अगर pH 3 है तो 1000 माइक्रोमोल पर लीटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, और अगर pH 7 है तो 0.1 मोल माइक्रोमोल पर लीटर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। अब मान लीजिए हमारे विनेगर की pH 3 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1000 है, और पानी की pH 7 है जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0.1 माइक्रोमोल पर लीटर है। और हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है इन दोनों को मिलाकर जिसकी pH 5 हो, क्योंकि इस पर क्लोस्ट्रीडियम इकोलाई साल्मोनेला ग्रो नहीं करेंगे। तो हमें 5 pH करनी है अपने पानी की। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो दिखाई जा रही है, हो सकता है फार्मर इसे कैलकुलेट ना कर पाए, लेकिन आपके आसपास या आपके घर में बच्चे जो 9th-10th में होंगे वो इसे समझकर आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं इसे कैलकुलेट करने के लिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्योर वाटर की 10 टू द पावर pH अगर उसकी 7 है तो 10 टू द पावर -7 होगी। वी नो द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ विनेगर ऑफ pH 3 फ्रॉम गिवन टेबल। जो हमने पीछे का टेबल था उसमें से हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विनेगर की कितनी है 10 टू द पावर -3। यहाँ पे वाटर को W लिया गया है, विनेगर को V लिया गया है। तो V रिक्वायर द pH ऑफ अल्टीमेट सॉल्यूशन इज़ 5। हमें 5 सॉल्यूशन की pH चाहिए। जो हम सिरके को और पानी को मिला के बनाएंगे उस सॉल्यूशन की pH 5 होनी चाहिए। तो हम उसमें कितना विनेगर मिलाएं कि वो pH 5 हो जाए, और पानी की pH कितनी है 7। तो कैलकुलेशन, विनेगर वाटर को हमने ऐड किया इक्वल टू 1, वाटर इक्वल टू 1 माइनस वी, v इज इक्वल v 10 टू द पावर -3 प्लस w 10 टू द पावर -7 इक्वल टू 10 टू द पावर -4। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप ये जो कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 टू पावर -4 माइनस 10 टू द पावर -7 अपॉन 10 टू द पावर -3 माइनस 10 टू द पावर -7 आएगा। तो इस कैलकुलेशन से हमें ये पता चलेगा कि हमें 0.1 ml विनेगर जिसकी pH 3 थी वो 1 लीटर पानी में मिलाना पड़ेगा जिसकी pH 7 थी, तो हमें 5 pH वाला पानी मिल जाएगा। इसके लिए हम pH मीटर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देख लें आप कि ये क्योंकि pH इसकी 3 थी और पानी की pH 7 थी। अगर पानी की pH 7 हो और सिरके की pH 4 हो तो हमें ये 0.1 की जगह 1 ml मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसकी pH और भी ज़्यादा हो, 4.5 हो या 5 हो विनेगर की pH, तो हमें ये 10 ml तक मिलाना पड़ सकता है। 0.1 ml के बजाय 10 ml तक भी मिलाना पड़ सकता है। तो डिपेंड इसी पे करेगा कि आपका पानी का pH कितना है और विनेगर का pH कितना हुआ है जो आपने फर्मेंट उसे किया है। यूजिंग pH मीटर ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे अगर आप इसे ऑर्डर करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ पानी की pH देखनी है, इससे पानी की pH नापनी है और अपने एसिटिक एसिड की pH नापनी है। जो विनेगर आपने सिरका बनाया है आपको दोनों की pH पता हो जाएगी, और जब वो पता हो जाएगी तो जो कैलकुलेशन आपको सिखाई है उस कैलकुलेशन के थ्रू ये देख लें कि कितना हमें पानी इसमें मिलाना है या कितना एसिड हमें पानी में मिलाना है, वो उसकी डोज पता चल जाएगी। जब वो आप मिला दें तो एक बार फिर इसे चेक कर लें। दूसरी चीज़ में क्या कर सकते हैं, अगर आपको अभी भी कैलकुलेशन में मतलब टफ़ लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी में एसिड मिलाते रहें और बार बार उसकी pH उसे अच्छे से घोलें और फिर pH चेक करें, फिर उसे अच्छे से घोलें, फिर pH चेक करें। तो अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपको उसकी डोज पता लग सकती है। थैंक यू प्रेजेंटेशन देखने के लिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक था ऐसे समझाना, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है pH, और pH को इस तरीके से समझाना, और जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपको विनेगर इस्तेमाल करना नहीं आएगा प्रॉपर।
ज़्यादा भी डोज़ उसकी ख़तरनाक है और कम भी कोई इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। तो अभी भी कोई इसमें डाउट हो या कैलकुलेशन करने में कुछ आपको दिक्कत आए तो आप मुझे लिख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं इसे जानने के लिए ज़्यादा। थैंक यू।